हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 डिस्कस करने वाले हैं। कल आप लोग का BPHE 171 का एग्जाम है और हम लोग क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। इस पार्ट में हम क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 करेंगे डिस्कस। अगर आपको उसका पार्ट 3 चाहिए तो आपको नीचे कॉमेंट करना है 3। ऑल्सो अगर आपको एक कंप्लीट PDF चाहिए है तो आप लोग टेलीग्राम पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे कमेंट सेक्शन में डाल रखा है। आप उस लिंक पे क्लिक करके मुझे टेक्स्ट करके इस PDF वगैरह के लिए कर सकते हो। और ये PDF फ्री नहीं है, ये पेड PDF है, तो मैं आपको पहले ये चीज क्लियर कर दूं। ओके, तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है डिस्कस डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड ब्रिंग आउट इट्स की कंपोनेंट्स एंड टाइप्स। देखो वेरी इजी, हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है और टाइप्स क्या है। यानी कि एक ही क्वेश्चन में तीन चीजें आ रही हैं। ओके, तो एक ही क्वेश्चन में से तीन क्वेश्चन बन भी सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मान लो वेदर डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी है कि 2 दिन बाद आपको एक साइक्लोन आने वाला है। ओके, अब अगर गवर्नमेंट और लोग पहले से प्लानिंग कर लें, सेफ प्लेसेस आइडेंटिफाई कर लें, फूड और मेडिसिन स्टोर कर लें और रेस्क्यू टीम्स रेडी रहें, तो नुकसान बहुत कम हो सकता है। और इसी प्लानिंग को हम लोग क्या कहते हैं, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ओके, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो डिजास्टर आने से पहले की गई प्लानिंग और तैयारी को डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कहते हैं। यानी कि डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम करना, लोगों की जान बचाना, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, यही सब होता है। ओके, अगर हम इसके कुछ की कंपोनेंट्स देखें, मेन चीजें देखें जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले देखो, एक जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है वो याद रखना है आपको कि सेव लाइव्स एंड रिड्यूस लॉसेस। ठीक है, मेनली आपको प्रिपेयर क्यों कर रहे होते हैं, ताकि हम लोग लोगों की जान बचा सकें और हमारे रिसोर्सेज को सेव कर सकें। ओके, अब इसके 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में आते हैं। सबसे पहला है अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कि डिजास्टर आने से पहले लोगों को वार्निंग देना। साइक्लोन वार्निंग, फ्लड वार्निंग, सुनामी वार्निंग, बहुत सारी कंट्रीज ये चीजें फॉलो करती हैं। अगर वार्निंग टाइम पर मिल जाए तो लोग सेफ जगह मूव कर सकते हैं। ओके, मैं आपको ये बता दूं, गुड अर्ली वार्निंग सिस्टम में क्या होता है कि हजार्ड मॉनिटरिंग होती है कि क्या नुकसान आ सकता है, फोरकास्टिंग होती है, कम्युनिकेशन होता है। तो अगर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में याद रखो तो वार्निंग जितनी जल्दी आएगी डैमेज उतना कम होगा। ओके, नेक्स्ट होता है इवैक्यूएशन प्लानिंग। इवैक्यूएशन का मतलब है डेंजरस एरिया से लोगों को सेफ एरिया में शिफ्ट करना। प्लानिंग में इंक्लूड होता है सेफ शेल्टर्स, इवैक्यूएशन रूट्स वगैरह, ये सब। ओके, फिर आता है स्टॉक पाइलिंग ऑफ रिलीफ मटेरियल्स। स्टॉक पाइलिंग का मतलब है इमरजेंसी सप्लाईज को पहले से स्टोर करके रखना, जो भी बाद में आपको चीजें की जरूरत पड़ेगी, खाना, पानी, मेडिसिन, फर्स्ट एड किट्स, ये सब ही हम पहले से ही रेडी रखें। ओके, फिर आता है ट्रेन्ड पर्सनल एंड इमरजेंसी टीम्स। डिजास्टर के टाइम सिर्फ रिसोर्सेज नहीं, ट्रेन्ड पीपल भी चाहिए होते हैं, जैसे कि NDRF की टीम्स चाहिए होती हैं, और रिलीफ टीम्स कहते हैं इसे हम। फायर सर्विसेज चाहिए होती है, डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं। इन सबको पहले से रेडी रखो ट्रेनिंग देकर। ओके, मॉक ड्रिल की हमने अभी प्रैक्टिस करी थी जब आप लोगों के फोन पे वार्निंग्स आई थी, तो इसी को हम कहते हैं प्रैक्टिस करना मॉक ड्रिल का। ठीक है, टाइप ऑफ डिजास्टर प्रिपेयरनेस, कैसे कैसे टाइप की प्रिपेयर आप कर सकते हो। सबसे पहला होता है कम्युनिटी प्रिपेयरनेस, कम्युनिटी लेवल पर की गई, यानी कि अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं, वार्निंग सिस्टम वगैरह, ये सब होता है। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयरनेस, यानी कि इंस्टीट्यूशन मतलब अपने स्कूल, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, इन सबको रेडी रखना। ओके, फिर आता है इंडिविजुअल, आप घर में कैसे, फैमिली के लेवल पे कैसे कर सकते हो। अपनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के रखो, फर्स्ट एड किट बना के रखो, मेडिसिन, डिजास्टर किट, ये सब बना के रखो। ओके, फिर अब क्या रोल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी का क्या रोल है सब में। सबसे पहले आपकी आ जाती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। NDMA नेशनल लेवल पर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को गाइड करता है। इसके मेन फंक्शंस होते हैं, देखो, पॉलिसी बनाना, गाइडलाइंस वगैरह देना और लोगों को अवेयरनेस लोगों में बढ़ाना। ओके, फिर आती है SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, स्टेट लेवल पर प्रिपेयर करना, स्टेट का डिजास्टर प्लान, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह देना लोगों को। फिर आती है सिविल डिफेंस एंड इमरजेंसी सर्विसेज। ये ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करती हैं रेस्क्यू की प्लानिंग में कि कैसे रेस्क्यू करेंगे अगर डिजास्टर आ गया, और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए फायर डिपार्टमेंट वगैरह समझ लो। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि देखो सबने पढ़ा ही हुआ है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
प्रिपेयर्डनेस से जान बच सकती है, हमारा नुकसान कम हो सकता है, हमारे रिसोर्सेज सेव रह सकते हैं। ओके, तो इजी क्वेश्चन था, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स भी लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ये आपको खुद पढ़ने हैं। उड़ीसा का साइक्लोन प्रिपेयर्ड मॉडल था, जिससे उन्होंने अर्ली वार्निंग देके लोगों को बचाया था। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है एक हमारी कंट्री में, ठीक है। ये सब आप खुद पढ़ लेना इसमें से। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, इसमें एक स्टेटमेंट दिया है दैट क्लाइमेट चेंज इज अ मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। इस पे कमेंट करना है, साथ ही साथ इलैबोरेट द डायमेंशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी। काफी लंबा क्वेश्चन है, दो चीजें इसमें, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पहले साथ में समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी के डायमेंशन क्या होते हैं। आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू नहीं रहा है, क्लाइमेट चेंज हर चीज पे इफेक्ट करता है। आपके एग्रीकल्चर पे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों का टाइम आने अलग हो गया है, वेदर बहुत एक्सट्रीम्स हो रहे हैं, तो उस पर असर पड़ेगा तो एग्रीकल्चर पे। आपकी इकोनॉमी पे, एग्रीकल्चर आपका सेल आउट नहीं होएगा तो इकोनॉमी पे, वाटर रिसोर्सेज, ह्यूमन हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, हर चीज पे जो है क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। ओके, अगर हम इसका पहले मतलब समझे कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, तो देखो क्लाइमेट चेंज का मतलब है लॉन्ग टर्म चेंजेस, लंबे समय तक आने वाले चेंजेस जो आपके टेम्परेचर में होते हैं, रेनफॉल में होते हैं और वेदर के पैटर्न्स में होते हैं, ठीक है। यानी कि क्लाइमेट जो है धीरे धीरे लंबे समय तक के लिए बदल रहा है। ओके, जैसे कि टेम्परेचर एक्सट्रीम जाना, हीट वेव्स वगैरह का बढ़ना, रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो जाना, ये सब जो है क्लाइमेट चेंज में आते हैं। ओके, हम इसके कॉजेज देखें, मेन 4 कॉजेज हैं। सबसे बड़ा जो कॉज है वो है ग्रीन हाउस गैस इमिशन। देखो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप करती हैं और इसी प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन में, मैं लेजिट बता रही हूँ, 5th क्लास में पढ़ी है ये सब चीजें आप लोगों ने। ओके, डिफॉरेस्टेशन वेरी बेसिक, देखो फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करते हैं, फॉरेस्ट हटा देंगे तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, जिससे आपका क्लाइमेट चेंज होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रीज आ रही हैं, वो अपना वेस्ट वगैरह जो है एनवायरमेंट में रिलीज करती है, वाटर बॉडी में रिसोर्स करती है, जिससे वो पोल्यूट होते हैं और क्लाइमेट चेंज होता है। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है, इसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज आता है। ओके, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर अलग से क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली डिजास्टर को अफेक्ट करता है, इसीलिए हम इसे रिस्क मल्टीप्लायर कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें, क्लाइमेट चेंज डिजास्टर को ज्यादा फ्रीक्वेंट और ज्यादा सीवियर बना देता है। आप जितना ज्यादा एनवायरमेंट को डैमेज करोगे, एनवायरमेंट आप पे वापस जो है उतना ही करेगा, ठीक है। जितना क्लाइमेट चेंज ज्यादा होगा, ज्यादा फ्लड्स आएंगे, ड्रॉट होंगे, हीट वेव ज्यादा होंगी। ओके, तो ये देखो क्या क्या इसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर क्या वर्सन होते हैं। सबसे पहले फ्लड, टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा मॉइस्चर कलेक्ट होता है, जिसकी वजह से ज्यादा रेनफॉल होती है और फ्लड्स आते हैं। ओके, ड्रॉट, क्लाइमेट चेंज रेनफॉल के पैटर्न को डिस्टर्ब करता है, बहुत लंबे समय तक हो सकता है कि सूखा पड़ जाए, रेनफॉल बहुत कम हो तो ड्रॉट हो जाएगा। साइक्लोन वगैरह, साइक्लोन को एनर्जी समुद्र के वाटर से मिलती है और जितना ओशियन वार्म होएगा उतना ही पावरफुल साइक्लोन आएगा। ओके, सी लेवल राइज कर रहा है, ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट से हमारा जो एनिमल लाइफ है वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। ओके, अब हम इसके डायमेंशंस देखने वाले हैं कि कैसे हम जो है इसको और बढ़ा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले आ रहा है फिजिकल वल्नरेबिलिटी, लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है वल्नरेबिलिटी। कोस्टल एरियाज, ड्रॉट प्रोन एरियाज, जहां पे भी ऐसे डिजास्टर आ सकते हैं, वो एरियाज जो है क्लाइमेट चेंज से ज्यादा इफेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर आता है सोशल वल्नरेबिलिटी। ऑब्वियसली हमने देखो जो पहले हमने वल्नरेबिलिटी की बात करी थी ना, आपको वही सब इसमें डालना है कि जो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पुअर होंगे, वो ज्यादा करेंगे फेस, है ना। इकोनॉमिक, जैसे कि जो इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो लोग ज्यादा इफेक्ट होंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल, यानी कि आपका इंस्टीट्यूशन वीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट ही नहीं है, वार्निंग सिस्टम ही नहीं है, तो आप लोग ज्यादा इफेक्ट होंगे, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है डेवलपिंग कंट्रीज पे, क्लाइमेट चेंज सबको अफेक्ट कर रहा है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा सफर करती हैं बिकॉज इनके पास रिसोर्सेज कमी होते हैं, पावर्टी ज्यादा होती है और नेचुरल रिसोर्सेज पर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं ये, ठीक है। इंडिया क्यों हाईली वल्नरेबल है? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था, लॉन्ग कोस्ट लाइन है तो साइक्लोन का रिस्क सबसे ज्यादा है, ठीक है।
फ्लड भी दो मेजर है हमारे यहाँ पे, ड्रॉट प्रोन एरियाज भी बहुत ज्यादा है, और एग्रीकल्चर डिपेंडेंट भी है। ठीक है, ये सब इसके रीजन है इंडिया के। ग्लोबल फ्रेमवर्क्स, क्या क्या ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट चेंज के लिए बात हो रही है, हमने सबने बहुत पढ़ा न्यूज में। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसका पर्पस ये है कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन करेंगे, सारी कंट्रीज मिलकर वर्क करेंगी। क्योटो प्रोटोकॉल, ये बहुत पहले आया था 1997 में। इसमें हमारा मेन गोल था कि ग्लोबल टेम्परेचर को राइज नहीं करने देना। ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस करेगा तो ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाने देना। पेरिस एग्रीमेंट आया था, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आए हैं, ये सब आपको पढ़ के लर्न करके जाने हैं क्योंकि इनमें क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये चारों फ्रेमवर्क जो है चारों के चारों आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अडैप्टेशन मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। एग्जाम में डिफरेंस पूछा जा सकता है इन दोनों का, तो आपको पता होना चाहिए। एडाप्टेशन का मतलब होता है क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट करेंगे। क्या मतलब, अगर क्लाइमेट चेंज हो भी रहा है तो हम क्या उसके लिए कर सकते हैं, हम कोस्ट वगैरह प्रोटेक्ट करके रखेंगे और बेटर वाटर मैनेजमेंट करेंगे, डिजास्टर की प्रिपेयर्डनेस अच्छी रखेंगे। ठीक है, मिटिगेशन का वहीं मैं बात करूं तो मिटिगेशन का मतलब होता है क्लाइमेट चेंज के कॉजेज को रिड्यूस करना। आप लोग ग्रीन हाउस गैसेस कम करो, एफॉरेस्टेशन करो, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट यूज करो, तो इससे आप लोग ज्यादा बेटर कर पाओगे क्लाइमेट को। ओके, काफी लॉन्ग क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। ये क्वेश्चन आपको 2 से 4 बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा तो आप जाके कल आंसर लिख पाओगे, वरना नहीं। पेपर ही थोड़ा लेंदी है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखोगे जो मैं बता रही हूँ। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। डिजास्टर्स एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, डिस्कस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली पेपर में पूछा गया बहुत बार ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट ना एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, मैं बता रही हूँ, बहुत बहुत डबल स्टार कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का मेन आइडिया ये है कि डेवलपमेंट डिजास्टर को अफेक्ट करती है और ऐसे ही जो डिजास्टर है वो डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, यानी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए इन्हें इंटर रिलेटेड कहा जाता है। अब अगर हम नॉर्मल पढ़ें तो डेवलपमेंट क्या है, देखो डेवलपमेंट का मतलब है लोगों की लाइफ को बेटर बनाना, है ना। डेवलप हो रही है चीजें, टेक्नोलॉजी आ रही है नई नई, इससे आपकी लाइफ बेटर हो रही है। डेवलपमेंट हर फील्ड में हो रहा है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड, इंडस्ट्रीज, हर जगह। किस लिए हो रहा है, आपकी लाइफ बेटर हो सके, है ना। वहीं अगर हम डिजास्टर की बात करें तो डिजास्टर एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, एक ऐसा इवेंट होता है जहां पे लोग मरते हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डैमेज होता है ना। अब अगर हम इन दोनों का रिलेशनशिप देखें तो रिलेशनशिप क्या है, कैसा है, इस रिलेशनशिप को याद रखने का सबसे इजी तरीका ये है कि डिजास्टर अफेक्ट करता है डेवलपमेंट को, पहले आप ये समझाओगे, फिर डेवलपमेंट अफेक्ट करती है डिजास्टर रिस्क को। ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम पार्ट 1 डिस्कस करें कि कैसे जो है डिजास्टर डेवलपमेंट को करता है, सबसे पहले कि डिजास्टर से कैसे डेवलपमेंट अफेक्ट होती है, तो इकोनॉमिक लॉस पहले भी हम पढ़ चुके हैं, डैमेज होएगा, इंडस्ट्री, बिजनेस, एग्रीकल्चर, सब कुछ डैमेज होगा डिजास्टर के आने की वजह से, तो आप पीछे चले जाओगे 10 साल। ओके, डिस्ट्रक्शन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह खत्म हो जाते हैं, रोड्स वगैरह ये सब, तो दोबारा बनाने में बहुत पैसा लगता है। लाइवलीहुड इंपैक्ट होता है, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, फिशरीज, ये सब इफेक्ट होता है। सोशल डेवलपमेंट सेटबैक आते हैं, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, फ्लड के बाद स्कूल वगैरह बंद हो सकते हैं, कोई बीमारियां फैल सकती हैं, लोग जो है बेघर हो सकते हैं, तो ये सोशल डेवलपमेंट में सेटबैक आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप उत्तराखंड फ्लड्स जो 2013 में आए थे उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, अब कैसे पुअर डेवलपमेंट चॉइस हैं जो इंक्रीज कर देती हैं डिजास्टर के रिस्क को। पहले हमने डिजास्टर का डेवलपमेंट पे असर देखा, अब हम डेवलपमेंट का डिजास्टर पे असर देख रहे हैं। ओके, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इन हजार्ड प्रोन एरियाज, यानी कि ऐसे एरियाज जो ऑलरेडी फ्लड प्रोन है, जहां पे फ्लड आ सकता है, साइक्लोन आ सकता है, वहां पे आप डेवलपमेंट करी जा रहे हो, पेड़ काट के बिल्डिंग बनाई जा रहे हो, तो डिजास्टर के आने के चांसेस ज्यादा है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ वेड़ काट रहे हो, एनिमल एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो डिजास्टर आएगा। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, आप सिटीज बनाई जा रहे हो, पुअर कंजेशन, एक के ऊपर एक मकान चढ़ रहा है। अब देखो दिल्ली में इतने सारे फायर इंसिडेंट हुए, एक के ऊपर एक मकान चढ़ा हुआ है, जगह ही नहीं है फायर ब्रिगेड आने की, तो आप लोगों की प्लानिंग ही गलत है ना, आप प्लान ही गलत करते हो चीजें, तो इसीलिए डिजास्टर का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, आप लोगों को पता है कि वाटर एक लिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, फिर भी हम उनको ओवर एक्सप्लॉइट करी जा रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो उससे जो है डिजास्टर रिस्क बढ़ता है।
अब हम इसमें पढ़ेंगे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड डेवलपमेंट, DRR, अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, ध्यान रखेंगे। देखो, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका मतलब क्या होता है? डिजास्टर के रिस्क को पहले से रिड्यूस करना। इस का काम मेनली, गोल्स इसके होते हैं कि हम वल्नरेबिलिटी कम करेंगे, अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे और फ्यूचर के लॉसेस को कम करेंगे, ठीक है। अब DRR को जो है डेवलपमेंट में डाला जा रहा है, मतलब डेवलपमेंट प्लानिंग में डिजास्टर रिस्क को इंक्लूड करना होता है। आप डेवलपमेंट प्लान करते वक्त सोचते हो कि यहाँ फ्यूचर में डिजास्टर का रिस्क तो नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐसी चीजें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाए जिससे और डिजास्टर का रिस्क रह सकता है। ऑलराइट, इसी में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समझाने हैं। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम सबने पढ़े हुए हैं, 2015 में यूनाइटेड नेशन ने SDGs को अडॉप्ट करा था। काफी सारे SDG गोल हैं, ठीक है, 15 गोल्स हैं। 15 में कुछ कुछ मेजर जो है आपको पता होने चाहिए, जैसे SDG 1 जो नो पॉवर्टी, SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ये सारे क्लाइमेट से रिलेटेड, डिजास्टर से। SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, SDG 15 लाइफ ऑन लैंड, ये सारे गोल्स आपको पता होने चाहिए। हमारे ये गोल्स तभी अचीव होंगे जब डिजास्टर का रिस्क जो है वो खत्म होगा, ठीक है। आपको इसमें सेंडाई फ्रेमवर्क पढ़ना है जो 2015 से 30 वाला है। इसका इंपॉर्टेंट आइडिया क्या है? बिल्ड बैक बेटर, यानी कि इस क्वेश्चन, देखो ये जो लाइन है ना, बिल्ड बैक बेटर, इस पे अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप ध्यान रखोगे जब भी आएगा तो आपको सेंडाई फ्रेमवर्क समझाना है। इसमें बेसिकली ये बोला गया कि डिजास्टर के बाद सिर्फ रिपेयर मत करो, चीजों को और बेटर बनाओ। जापान में अर्थक्वेक आया, उन्होंने ऐसी ही बिल्डिंग बना दी जो अर्थक्वेक फ्री है, जो गिर नहीं सकती, तो बेटर फ्रेमवर्क। ओके, आपको ये चीजें, आप ये वाले एग्जाम्पल समझा सकते हो। साथ में यहाँ पे मैंने ओडिशा और साइक्लोन रिकवरी वाला एग्जाम्पल भी दे रखा है, ठीक है। DRR की जरूरत क्यों है? ताकि हमारा, देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर बचा रहे, हमारी कोड वगैरह फॉलो, एनवायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सके, क्लाइमेट को अडेप्ट कर सके, वही सब जो हमने पढ़ा पीछे पूरे क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब बचे हुए 4 क्वेश्चन मैं थर्ड पार्ट में करूंगी। अगर आपको वो चाहिए है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, नीचे कमेंट करो नंबर 3। और अगर देखो मैं नहीं पोस्ट कर पाती तो आप लोग मेरे से PDF ले सकते हो टेलीग्राम लिंक पर कॉन्टैक्ट करके मेरे को। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।